हमें संस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाएं, वरना मार्केट के सहारे हमारा भारतीय समाज बचेगा नहीं। ये हम लोगों की कमजोरी है कि देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए देश की राजधानी में कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, जन जागरण अभियान की बातें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का विजन था और उन्होंने कहा था कि गैर बराबरी दूर करना, संविधान आ गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन जो क्रांति लानी है वो आज भी हमें लानी पड़ेगी कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को कहा जाए कि आप कॉर्पोरेट कोड बनाओ जो वॉलंटरी नहीं होगा, जो सबको लागू करना पड़ेगा और हर एक कंपनी को ये दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा कि हमारे इस कंपनी में गांव देहात के कितने बच्चे हैं, महिलाएं कितनी हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, बैकवर्ड एससी एसटी के लोग कितने हैं और किस पद पे हैं। बहुत विशाल मंच आज आपके सामने है और बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते। बहुत बुद्धिजीवी लोग जिनका खुद का एक जीवन का दर्शन है, अनुभव है लंबा, वे सब यहाँ आए हैं। एक तो इसलिए आए हैं कि उनके मन में चौधरी चरण सिंह जी के प्रति विशेष श्रद्धा है। चौधरी चरण सिंह जी ग्रामीण भारत के धरती के तप में पैदा हुए थे और मई के इस तप में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन 35 साल बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा समाप्त हो गई है। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने वीडियो देखा और भी लोगों ने देखा और मंचासीन सभी सम्मानित नेताओं ने भी देखा, जिन्हें मालूम है कि कब क्या चौधरी साहब ने किया था। बहुत उसमें लोग ऐसे हैं जो शामिल थे उन इवेंट्स में, उन मूवमेंट्स में, उन कार्यक्रमों में, लेकिन रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। आज सुबह किसान घाट पे यज्ञ हुआ, उनके समाधि पे हमने अपनी श्रद्धांजलि दी। गांव देहात से दूर से चल के लोग आते हैं, तो ये चौधरी चरण सिंह जी का विराट व्यक्तित्व था और उनके काम थे, उनके जीवन के संघर्ष थे, जिनका प्रभाव आज भी हम और आप महसूस करते हैं। और इसलिए ऐसे विशेष अवसर पर यहाँ से लेकर त्रिपुरा तक इतने दूर दराज के क्षेत्रों, कई राज्यों में अनुभवी सांसद, मुख्य धारा में राजनीति करने वाले बड़े चेहरे आज यहाँ उपस्थित हैं। सभी इन अभिभावकों का मैं स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के इस परिवार, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की तरफ से हम सब एक परिवार की तरह हैं और जो चौधरी साहब की लड़ाई थी हम सबको मिलके लड़नी। जो श्रीकांत जेना जी ने कहा, मैं पहले उनको धन्यवाद कहूँगा कि उन्हीं की पहल थी और उन्होंने ही ये प्रस्ताव तैयार किए और जो उन्होंने बात कही कि ये एक शुरुआत है, ये एक चिंगारी है, लेकिन इस मशाल को लेकर हमें दूर तक जाना है। मैं इस नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं और आप सबका सहयोग मांगता हूं। यहीं दिल्ली तक ये कार्यक्रम सीमित ना हो। देश के सभी राज्यों में अगर हम ये कार्यक्रम करेंगे, भले ही प्रदेश के राज्य के राजधानी में ही कार्यक्रम हो, भले ही सिर्फ आज की तरह सिर्फ बुद्धिजीवियों को ही इकट्ठा किया जाए, क्योंकि नेता सिर्फ नेता की खूबी से नेता नहीं बनते। नेताओं की पहचान तब बन पाती है अगर वो अपने इर्द गिर्द व्यवस्था बना पाएं, उनके प्रचारक तैयार हो पाएं, उनके लिए विचारक तैयार हो पाएं, जो गांव की गली कूचे तक, ये सब कभी चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनके विचारक और प्रचारक रहे। और आज विज्ञान भवन में आपको बुलाकर, क्योंकि लोकदल के कार्यक्रम जंतर मंतर पे ज्यादा होते थे जो दिल्ली में होते थे, लेकिन विज्ञान भवन में आज कार्यक्रम हुआ है तो शायद सामाजिक वैज्ञानिक आप सब बन गए हो। और जो मुद्दे आज रखे हैं प्रस्ताव में, आप विचारक के रूप में अपने क्षेत्र में जब लौटेंगे, गांव में जब जाएंगे, तो एक एक आदमी कम से कम 100 लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को ये बता सकता है कि आज हमारा उद्देश्य क्या था। आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आज सामाजिक न्याय कॉन्फ्रेंस का हमने आयोजन किया और सामाजिक न्याय के
मतलब तो कई निकाले जा सकते हैं, परिभाषाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से वो बराबरी है। वह सामाजिक बराबरी और शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक रूप में जो अवसर मिलते हैं उसमें समान अवसर सबको मिल जाएं, तो ये कहा जाएगा कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत लागू हुआ। और सामाजिक न्याय हमारे देश के लिए सिर्फ कोई आदर्श नहीं है कि वो आदर्श है, हमें वो हासिल करना है, एक ना एक दिन हासिल कर लेंगे, नहीं। ये हमारा हक है, ये एक संवैधानिक संस्कार है। और ये हम लोगों की कमजोरी है कि देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए देश की राजधानी में कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, जन जागरण अभियान की बातें करनी पड़ रही हैं। क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का विजन था और उन्होंने कहा था कि गैर बराबरी दूर करना, संविधान आ गया, देश आज़ाद हो गया, लेकिन जो क्रांति लानी है वो आज भी हमें लानी पड़ेगी। तो इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। और जब मैं कहता हूं कि संवैधानिक संस्कार है, संविधान के जानकार आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में सोशल जस्टिस का जिक्र कितनी बार हुआ है, कितने गंभीरता से हुआ है। कई धाराएं हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, कई धाराएं हैं जो बराबरी की बात करती हैं और हमें हक देती हैं कि चाहे हम अकेले नागरिक हों, चाहे हम समूह के रूप में हों, हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं कर सकता। और ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने सदियों से शोषण सहा है, हम आंख मूंद करके ये सोच लें कि जाति प्रथा समाप्त हो चुकी, या शहर में रहने वाले लोग अब गांव के लोगों की तरफ, ये गवार है, ये जाहिल है, ये तो गांव का साधारण व्यक्ति है, ये हमारे बीच क्या करेगा, ऐसी सोच नहीं रखते। या धर्म के नाम पर, और आप देख रहे हो कि आज देश में क्या माहौल है, जो त्योहार खुशी बांटने की तारीख होती थी, जहां हर मोहल्ले में जाकर हम मिठाई खिलाते थे, विशेष पकवान बनते थे घर घर में, और लोगों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं थी, लोग खुलेआम एक दूसरे के यहां जाकर वो त्योहार मनाते थे। हम आंख मूंद करके ये सोच लें कि आज धार्मिक आस्था बढ़ रही है लेकिन सांप्रदायिक भावना नहीं बढ़ रही, तो शायद ये सब गलत होगा। चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा की दो बात मैं आपके बीच रखूंगा, जिसके खिलाफ वो, मतलब उनकी किताबें आप पढ़ेंगे, उनके भाषण आप सुनेंगे, उनकी राजनीति को आप बारीकी से समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि यही उनकी लड़ाई थी। सबसे पहले द इंपीरियलिज्म ऑफ मॉडर्निज्म, जो ख्याल कि नई विधि, नई तकनीक, फ्री मार्केट आ जाएगा, बड़े प्रोजेक्ट होंगे, और वो बड़े प्रोजेक्ट होंगे ट्रिकल डाउन हो जाएंगे, बड़े आदमी ताकतवर हो जाएंगे तो अपने नीचे वाले मजदूरों का ख्याल रख लेंगे। इस विचारधारा के खिलाफ सदैव चौधरी साहब खड़े हुए। यहां तक कि जब रूसी कोऑपरेटिव मॉडल ज्वाइंट फार्मिंग का प्रस्ताव हुआ, उस समय जो बहुत एक वोग में था, एक फैशन बन गया, एक विचारधारा बड़ी प्रबल लोगों को दिखाई दे रही थी कि आप बड़े बड़े चक बनाइए, बड़े बड़े खेत बनाइए तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। और वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ये बात लोगों को गा कर लिख कर बताते थे, और हमारे पास कोई डेटा, कोई आधार लड़ने का नहीं था। उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने किताब लिखी, उस समय चौधरी साहब ने कांग्रेस के अधिवेशन में खड़े होकर तर्क दिए और ये बात साबित की कि अगर आप छोटे खेतों में मालिकाना हक काश्तकार को और किसान को दे देंगे तो उसकी उत्पादकता बड़े खेत और बड़े चक के ज्यादा होगी। और बाद में ये चीज, जब ये डेटा आया, डेवलपिंग कंट्रीज के हमारे इकोनॉमिक मॉडल को हमने और ढंग से समझने की कोशिश की और समझने लगे, और इकोनॉमिस्ट ने किताबें लिखनी शुरू की, तो ये तथ्य सामने आया कि हाँ, ये सही है। लेकिन अभी भी हम बड़े मॉडल को पसंद करते हैं, प्रोजेक्ट हो तो बड़ा हो, अरबों करोड़ की बात करते हैं, बड़े सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, लेकिन छोटे मॉडल हमें पसंद नहीं है, छोटे उद्योग हमें पसंद नहीं है, छोटे आदमी हमें पसंद नहीं है, छोटी इकाई हमें पसंद नहीं है। और ये जो इल्यूजन है कि फ्री मार्केट आ जाएगा तो हमारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, बराबरी आ जाएगी, आंखों से पर्दा हट जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, धार्मिक उन्माद नहीं रहेगा, इंसान
इंसान की तरह रहेगा, इंसानियत जिंदा रहेगी। क्या ये सही है? हमने फ्री मार्केट के कारण ही कई जगह देखा है कि विश्व युद्ध भी हो जाता है। तो मार्केट को आप छोड़ नहीं सकते, उस पे सरकार को भी, पब्लिक सेक्टर को भी अपनी जो है भागीदारी बना के रखनी पड़ेगी। हमें संस्थाएं ऐसी बनानी पड़ेंगी जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाएं, वरना मार्केट के सहारे हमारा भारतीय समाज बचेगा नहीं। जो दूसरी बात मैं उनके संबंध में कहना चाहता हूं, जो उनके इकोनॉमिक विजन था, उसके जो स्तंभ थे, वो ये थे कि हां, भारत का उत्पाद बढ़ना चाहिए, आय बढ़नी चाहिए, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन भी फेयर होना चाहिए। जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नहीं हो सकता, ये व्यवस्था हमें नहीं बनानी कि 1% लोग देश के संसाधनों पर डाका डाल दें। और तीसरी बात उनकी थी लोकतांत्रिक मूल्य, और चौथी जो महत्वपूर्ण थी वो बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे वो कहते थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको आप कह सकते हो, कि जो आदमी जिसकी क्षमता है उसके क्षमता के अनुरूप उसे काम नहीं मिल रहा, लेकिन वो अपने आप को बेरोजगार नहीं मानता। आज के परिवेश में हम ये देखें तो नौजवान बेहद चिंतित है। कोविड ने नौजवान के 2-3 साल खराब कर दिए। ना बच्चे पढ़ पाए, ना ही परीक्षाएं दे पाए, और परीक्षाएं जब हो रही हैं तो बच्चे तैयार नहीं हैं और समय मांगते हैं, और ना ही बच्चों को नौकरी मिल पाई। तो ऐसे समय पे हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, और उसका एक और नजरिया है कि हमने आरक्षण की व्यवस्था, अफर्मेटिव एक्शन की सारी व्यवस्थाएं सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में दी हैं, जहां अब नौकरी मिल नहीं रही। हजारों पद रेलवे में समाप्त हो जाते हैं और देश की राजधानी में चू नहीं निकलती। रेलवे के नौकरी के जो प्रार्थी हैं, जो तैयारी में जुटे हैं, वो अपने आप को संगठित नहीं कर पाते, और हम सवाल नहीं पूछ पाते सरकार से कि एक के बाद एक सरकारी उपक्रम को आप बेचोगे तो हम सामाजिक व्यवस्था में जो क्रांति लाना चाहते हैं, जो बराबरी लाना चाहते हैं, वो हम कैसे लाएंगे। और इसलिए जाति गणना तो एक आधार है, लेकिन जो दूसरा विषय हमने यहां रखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, और योगेंद्र यादव जी उसी हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य रहे जिन्होंने प्रस्ताव तैयार किया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का, कि वो पहल थी, और उस बात को भी शायद अब हो गए हैं। 2008 में ये हुआ था, सच्चर कमेटी के बाद 14 साल उसको बीत गए हैं। मैं तो नहीं जानता कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन गठित भी हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, उसका कोई स्वरूप नहीं। तो हमारा ये प्रस्ताव है कि एक संस्था तो हो जो देखे। मैं एक उदाहरण दूंगा, मैं नाम ले रहा हूं एक कंपनी का, लेकिन आप ये मत सोचिए मुझे उस कंपनी की जानकारी नहीं है। अगर आप देखें कि अदानी में कोई ये अध्ययन करे कि माइनॉरिटीज के कितने बच्चे हैं, गांव के कितने बच्चे हैं, SC ST के कितने बच्चे हैं जो अपर मैनेजरियल पोजीशन में है उस कंपनी में, और नहीं मिलेंगे आपको। 2006 में यूपीए सरकार ने फिक्की को, CII को, एसोचैम को बुलाया और उनको कहा कि आप अफर्मेटिव एक्शन SC ST के लिए हम बनाना चाहते हैं, आप इसमें भागीदार बने। आपको पता है कि हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन है, जो उद्योग मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, हर 3 महीने में ये तीनों चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हमारी कंपनियों में कितने SC और ST एम्प्लॉइज हैं और किस स्तर पे हैं। क्या किसी को मालूम है? मंचासीन लोगों को मालूम है, लेकिन इसकी चर्चा कभी आप तक पहुंच पाती है? इससे संबंधित आंकड़ा कभी सार्वजनिक हो पाता है? क्या एक विभाग इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएगा, सामाजिक न्याय के इस विषय को सुलटा पाएगा? एक छोटा विभाग इस काम को नहीं कर सकता। 2019 की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा था कि इन 3 चेंबर्स में 17,788 कंपनियां हैं, और उसमें जब उन्होंने एक अफर्मेटिव एक्शन बना के उनको प्रोग्राम दिया, सिर्फ 19% कंपनियों ने, उपक्रमों ने उसको स्वीकारा। 2019 तक इस देश के 3 सबसे बड़े चेंबर में 17,788 कंपनियों में सिर्फ 19% ऐसे कारोबारी थे जो कहते थे हां, हम चाहते हैं कि SC और ST को हमारी कंपनियों में ज्यादा नौकरी मिलनी चाहिए। तो कहां आप लोग खड़े हो? और गांव और शहर की भी वही लड़ाई है। बिल्कुल ठीक कहा कि गेहूं की बाली एक तरफ है,
गुलाब की पंखुड़ियां जो यहां हम कहते हैं कि एनडीएमसी इलाके में हम लोग हैं, वही सड़क बनेगी, डिवाइडर का पेंटिंग होगा, मजदूर लगा के कम से कम खुशी होती है, कुछ लोगों को नौकरी मिल गई, वही बनी बनाई सड़क उखड़ेगी, नया पत्थर लगेगा और बजट पारित हो जाएगा, लागत दिखाई जाएगी, लोगों की कमाई हो जाएगी। और आपकी तरफ गांव में आप देखेंगे कि यहाँ दिल्ली देहात के गांव में भी आप जाएंगे, क्यों शास्त्री जी बैठे हैं, दिल्ली देहात के गांव का आप जाकर देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि देश के आधुनिक भारत के देश के राजधानी में आप खड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये अंतर है। तो इसलिए मैं दो तीन यहाँ, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, दो तीन और स्टडीज का नाम दूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं आरक्षण, मेरा कुछ भेद है इस बात में। आई नो कि सीपीआई ने प्रस्ताव पारित किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर कुछ चर्चा की है, श्रीकांत जी ने भी चर्चा की है, लेकिन हमें खुली चर्चा करनी चाहिए। आज जब हम सामाजिक न्याय की बात लेकर कहीं कोर्ट में जाकर दलील देते हैं तो कोर्ट तुरंत हमें फेंक देता है, कहता है कि आपके पास जानकारी क्या है, आंकड़े क्या हैं। तो किसी भी रीजन आर्गुमेंट का आधार होना चाहिए डेटा। सही रूप में आज हमारे पास डेटा ही नहीं है। और हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इकोनॉमिक वैल्यू पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम कोटा लाएंगे। अभी हम इस चीज को पूरी तरह नहीं समझते कि कैपिटल फ्लो और लेबर मार्केट्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कम से कम एक संस्था तो हो जो देखे। हो सकता है इतनी छोटी सी बात हो सकती है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को ये कहा जाए कि आप कॉर्पोरेट कोड बनाओ जो वॉलंटरी नहीं होगा, जो सबको लागू करना पड़ेगा, और हर एक कंपनी को ये दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में बताना पड़ेगा कि हमारे इस कंपनी में गांव देहात के कितने बच्चे हैं, महिलाएं कितनी हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, बैकवर्ड एससी एसटी के लोग कितने हैं और किस पद पे हैं। और अगर ये आंकड़ा आना शुरू हो जाएगा और मानिए कि आपको पता लग गया कि अदानी जी के कंपनी में बहुत कम है हम लोग, सिर्फ 5% हैं, तो हो सकता है कि जब आप जाओ और बाजार में उनका आटा, तेल, सीमेंट, खैर अब तो मुश्किल हो गया क्योंकि अब तो घिर गए हो, अब तो सारी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है कि ग्राहक के रूप में आप जाके अपना दबाव उन पे बना पाओ। तो सारी चीज कोटे के आधार पे ना हो, बहुत सरल चीजें हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो हम सरकारी नीति के माध्यम से कर सकते हैं। और जो स्टडी का जिक्र मैं कर रहा था कि आधार मेरा इसका क्या है, कई स्टडीज हैं जो दिखा रही हैं कि गांव देहात के और पिछड़े वर्ग के, वंचित समाज के लोग प्राइवेट सेक्टर में उनकी गिनती नहीं है। अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की थी, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, जिसने कहा कि एससी एसटी कम्युनिटीज को ट्रेनिंग तो करते हैं लेकिन मैनेजरियल पोजीशन में नौकरी नहीं मिल रही। लेगेसी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिस्ट सुखदेव थोराट ने कहा कि एक ही पद है, अगर उस पद का आवेदन एक गरीब मुस्लिम ने किया या पिछड़े वर्ग के बच्चे ने ईमेल लिख के किया, उसे वह नौकरी नहीं मिलती, अपर कास्ट के बच्चे को वही नौकरी ज्यादा मिल जाती है, उसके लिए ज्यादा संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टडीज हैं, इस स्टडीज को आप पढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट बोर्ड्स इन इंडिया ब्लॉक्ड बाय कास्ट, 2012 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का आर्टिकल है जो डी अजीत, अब डी अजीत का नाम ले लिया तो हो सकता है आप लोग पढ़ लोगे इसको, हैंड डॉनकर एंड रवि सक्सेना, जिसने कहा कि 2012 की ये रिपोर्ट है कि 93% कॉर्पोरेट बोर्ड सिर्फ अपर कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, 93% और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी एक डाइवर्सिटी ऑफ वर्कफोर्स की रिपोर्ट निकालती है। तो यानी सरकार को भी मालूम है कि अगर ये ऐसा नहीं हो रहा होता तो सरकार भी इस तरह के प्रस्ताव नहीं कर रही होती, सरकार भी कार्यक्रम चला रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो यूपीए ने किया था 2006 में कि हर 3 महीने में आपको रिपोर्ट देनी है, नरेंद्र मोदी जी पे भी वो रिपोर्ट जाती है और उन्होंने भी कोशिश की कि हम इस बात का जवाब सीआईआई और फिक्की और एसोचैम से लें, लेकिन आज कोई संस्था नहीं है। एससी आयोग है वो अपने वर्ग की लड़ाई लड़ेगा, पिछड़ा आयोग है वो अपने वर्ग की लड़ाई लड़ेगा, माइनॉरिटी कमीशन है वो माइनॉरिटीज के वेलफेयर की बात करेगा। लेकिन अब हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, अब हमें अपनी मुट्ठी बंद करनी चाहिए और मेरी मांग तो ये होगी कि संवैधानिक दर्जे का आयोग बने, कोई कमजोर आयोग ना बने जिसमें कोई रिटायर्ड किसी जज को बना दिया और कभी रिपोर्ट ही सार्वजनिक ना हो, जिसका ऑडिट भी कभी सीएजी ना कर पाए और जिसमें कभी भी हम संसद में चर्चा ही ना कर पाए। संवैधानिक दर्जे वाला आयोग, ये मेरा प्रस्ताव है
मैं तो यहाँ सुनने आया हूँ, बोलने नहीं आया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। चौधरी साहब का नाम लेते ही कुछ लोगों से मैंने सीधा संपर्क कर पाया, कुछ लोगों से नहीं कर पाया। बस एक चिट्ठी और एक मैसेज और एक संदेश उन तक पहुंच गया और अपना सारा काम छोड़कर ये आपके बीच आए हैं, तो ये आपका भी सम्मान रखने आए हैं। मैं आज सबसे पहले बोल रहा हूं स्वागत में श्रीकांत जेना जी के बाद, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत अव्यवस्था हुई, यहां बहुत लोगों को आने नहीं दिया गया क्योंकि यहां के अपने कड़े नियम हैं जिनका हमें सम्मान करना पड़ेगा। तो अगली बार धरना देना पड़े तो अलग मिजाज में आना, लेकिन आज विज्ञान भवन में बैठे हो तो किसी को हिलना नहीं है, बैठ के बहुत ध्यानपूर्वक धैर्य से सारी बातें आप सुनेंगे। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।